बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर को समझने के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी है कि भाई पोलराइजेशन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, इसको हमें समझना है। इसको समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बेसिकली आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके पास क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन आपके पास डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है ना, या आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी, एटम्स की आपस में कनेक्शन डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसके अलावा और क्या डिफरेंट हो सकता है आइसोमर में, स्पेशल अरेंजमेंट। अब ये स्पेशल अरेंजमेंट से क्या मुराद है, अरेंजमेंट इन स्पेस, मतलब 3D अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, 3D में इस एटम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, कन्फिगरेशन चेंज हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मतलब इसमें कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम कनेक्टिविटी होगी, याद रखना, ठीक है ना, इसमें क्या होगी, सेम कनेक्टिविटी। जो एटम की आपस में कनेक्शन है वो तो सेम है, पर स्पेस में इनकी पोजीशन क्या है, चेंज है, स्पेस में इनकी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, डिफरेंट क्या हो, या स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, या फिर इनकी स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH3 और आपके पास CH3 और इधर आप लगाएंगे CH, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है आपके पास CH3 CH2 फिर CH2 और आपके पास CH3। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका चेक करें तो इसका भी आपके पास C4H10 है, इसका भी आपके पास C4H10 है, मतलब ये तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन और इसको हम बोलते हैं एन-ब्यूटेन। अब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मतलब इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनका नेम डिफरेंट है, नोमेनक्लेचर इनका डिफरेंट है, ठीक है ना। सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और स्ट्रक्चर भी इनका क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। जब आइसोमर में स्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मैंने कहा था आइसोमर के दो टाइप्स होते हैं, एक आपके पास स्टीरो आइसोमर है और एक आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो आपके पास जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ब्रांच की फॉर्म में है,
लेकिन इधर आपके पास मिडिल वाले जो कार्बन है दोनों सिर्फ 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो एक स्ट्रेट चेन बना हुआ है जिसके लिए हमने प्रीफिक्स n लगाया, इधर हमने प्रीफिक्स आइसो लगाया, तो यहां पर कनेक्शन ऑफ एटम्स आपस में डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो जब कनेक्शन डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। और फिर आपके पास कनेक्टिविटी सेम होकर स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। अब इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, अब इस स्पेशल अरेंजमेंट को समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे लेट सपोज मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3C, यहां पर मैं अटैच कर देता हूं Br, फिर आपके पास CH2 और फिर आपके पास CH3, और इसके साथ एक अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन। अब ये जो डैश विज है ये शो कर रहा है कि भाई ये जो ग्रुप है ब्रोमीन ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये जो डैश है ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब इस कार्बन को जरा गौर करें, इसी तरह से इसका हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बल्कि भी बना सकते हैं कि भाई आपके पास कनेक्टिविटी सेम रखेंगे, इसी तरह से हम CH3C वही कार्बन, इसी तरह से इस बार भी यही, और फिर एक डैश हम बना लेते हैं, और इसी के साथ ये CH2 अटैच है और फिर आपके पास CH3 अटैच। ठीक है, अभी तक आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, पर इस बार यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, हाइड्रोजन लगा देता हूं, और इधर क्या लगा देता हूं, मैं ब्रोमीन को लगा देता हूं। अब देखो ये कार्बन भी इसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये भी उसी के साथ कनेक्टेड है, ये उसी के साथ कनेक्टेड है, सारे एक तरह की कनेक्शन है। यही ब्रोमीन इसी कार्बन के साथ अटैच है, तो यहां पर भी ब्रोमीन तो उसी कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के साथ है, तो हाइड्रोजन भी इसी के साथ अटैच है। तो कनेक्टिविटी में या कनेक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जरा गौर करें, इधर आपके पास जो ब्रोमीन था ना ये फ्रंट साइड पे था, लेकिन इधर ब्रोमीन आपके पास किधर चला गया, बैक साइड पे चला गया। मतलब इनकी पोजीशन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, स्पेस में इनकी पोजीशन या अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंट होना। तो इधर आपके पास डिफरेंट क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और जब आपके पास स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो इससे जो आइसोमर बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टीरो आइसोमर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर खिलाते हैं, पर कौन से आइसोमर होंगे, स्टीरो आइसोमर होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें आपके पास कनेक्टिविटी तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इसलिए तो आइसोमर है, लेकिन यहां पर आपके पास स्पेस के अंदर जो एटम्स की पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्टीरो आइसोमर कहा जाता है। अब ये जो स्टीरो आइसोमर्स हैं ये फर्दर आपके पास दो टाइप्स के हैं, एक आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और एक आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमर। वो क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर को समझने के लिए हम सबसे पहले पोलराइजेशन को समझेंगे। ठीक है, इस पोलराइजेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को समझते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है और पोलराइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन। मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी को हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को समझने के लिए पोलराइजेशन को समझेंगे। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फिलहाल कि ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास क्या होता है, इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, इसी तरह से इसमें सेम क्या होता है, स्ट्रक्चर, मतलब सेम कनेक्टिविटी होती है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, सेम नोमेनक्लेचर, स्पेशली अयूबिक नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी और आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, सेम होती है। तो फिर डिफरेंट क्या होता है इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है इनमें, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना। अभी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, हम इसी को समझने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और दूसरा डिफरेंट क्या होता है इसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसी वजह से तो हम इसको स्टडी करते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बड़ी जरूरी होती है।
इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे तो आपके पास एक यूजफुल ड्रग्स है, आपके पास जहर भी बन सकता है, तो लिहाजा इसकी अरेंजमेंट बड़ी जरूरी है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी डिफरेंट है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है लाइट की वो भी डिफरेंट है। तो सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, नोमेनक्लेचर भी सेम होगा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट ये डिफरेंट है, इसलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है, ऑप्टिक्स लाइट को बोलते हैं। लाइट के साथ इनका बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है ना। अब कैसे डिफरेंट है और ये तमाम क्या चीजें हैं इसको हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी पोलराइजेशन, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, पोलराइजेशन। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो जो पोलराइजेशन को अगर मैं सिंपल से बोलूं तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को ठीक है ना किससे पास करते हैं, किसी पोलराइजर से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, पोलराइजर से पास करते हैं। और इस लाइट को हम पोलराइजर से पास करके क्या बना लेते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देते हैं, जिसको हम शॉर्टली पीपीएल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करके इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन का नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ unpolarized light into plain polarized light by passing it through polarizer is known as polarization। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है बच्चों, इसको हम 3D लाइट भी बोलते हैं। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इसको हम 2D लाइट बोलते हैं, मतलब ये आपके पास 2 डायमेंशनल है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम 2D लाइट 3D लाइट को 2D में कन्वर्ट कर देते हैं बाय पासिंग थ्रू पोलराइजर। तो इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है इसको हम समझेंगे, और फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है इसको समझेंगे, और पोलराइजर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, अगर आप लोग किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को देखें, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो सनलाइट को देखें, ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास जो बल्ब है इसकी लाइट को देखें, या जो आपके पास ट्यूब लाइट है इसको देखें, ये सारी ऑर्डिनरी लाइट्स हैं। और ये जो लाइट है आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता है जिसकी ट्रेवलेंस के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे मुश्तमिल होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के ऊपर भी परपेंडिकुलर होते हैं, और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उस पर भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, चाहे वो सनलाइट हो या बल्ब लाइट हो या फिर आपके पास ट्यूब लाइट हो। ये आपके पास ऑर्डिनरी लाइट की एग्जांपल्स हैं, और ये सारी लाइट आपके पास क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट से मुराद क्या है, इसको हम बहुत ही माइन्यूटली और कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने समझना है इसको कि ये होता क्या है आपके पास। और जो अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, लाइट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E and magnetic field vector B vibrates in all possible direction
ठीक है ना। एक ऐसी लाइट जिसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में, हर प्लेन के अंदर, बहुत सारे प्लेन्स में। तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है ना, जब ये अनपोलराइज्ड फॉर्म में होती हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसको समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसमें आपके पास मीडियम ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने प्लेन बना दिया, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है जी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल ये प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ प्रोपगेशन या एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन ये है कि इस डायरेक्शन में ये लाइट प्रोपगेट कर रही है, और ये आपके पास मान लो वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में हम लेते हैं कोई जी एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मेन पोजीशन है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम देखते हैं, तो अगर वाई प्लेन में देखें, मतलब एक्स वाई प्लेन में देखते हैं, तो आपके पास लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, आप हर पॉइंट पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, इस तरह से, इस तरह से। फिर यहां पर भी आपके पास ट्रफ पे भी, इधर भी आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। फिर इसी तरह से यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, इधर भी आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये पार्टिकल इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब मैं सिर्फ दो ही ड्रा करूंगा, बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। ये आपके पास अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट करता है, ठीक है। कभी ऊपर जाता है मेन पोजीशन से, कभी नीचे आता है, ठीक है ना। तो मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इसका मेन पोजीशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं। अब ये वाला वेक्टर कभी ऊपर जाता है मेन पोजीशन से, कभी नीचे आता है, तो इसको मैंने इस प्लेन में शो किया हुआ है। ये एक प्लेन है। इसी तरह से बच्चों आपके पास ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है। लेट्स सपोज, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो दिस इज, मैंने इसको जेड डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जैक्ट ड्रॉ तो नहीं होगा, पर कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, इस तरह से। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, बेसिकली ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसी तरह से ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर ये वाला जिस वक्त मुड़ के इधर आएगा, तो यहां पर भी इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर, इस तरह से। अब मैंने सिर्फ ये दो वेक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दो दिखाए हुए हैं। फिर ये आपके पास ऐसे ऐसे करके भी ट्रेवल कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी, ये मेन पोजीशन है, कभी इससे नीचे आता है, कभी इससे ऊपर जाता है, ठीक है ना। ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है तो वो किस में मूव करता है? जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। फिर कोई इस प्लेन में भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइट आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो इस प्लेन में भी वाइब्रेट करते हैं, इस प्लेन में भी वाइब्रेट करते हैं, इस प्लेन में भी वाइब्रेट करते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन बनते हैं उस पॉसिबल डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं। अब अगर इस लाइट को, ये जो लाइट है इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट,
ये जो ऑर्डिनरी लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अभी अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, क्योंकि लाइट एक इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो आपके पास किसी एक प्लेन में नहीं है, मतलब वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी है, हर प्लेन में मूव करते हैं। और ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और चूंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो लिहाजा ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में ये लाइट प्रोपगेट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब इसको शो करने के लिए ये जो आपके पास एक लाइन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को हमने क्या किया हुआ है, एक डॉट से शो किया। मान लो कि ये लाइट आपकी तरफ आ रही है तो मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इससे ऊपर भी जा रहे हैं, इससे नीचे भी जा रहे हैं, तो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, ये सारे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइट है इसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये जो लाइट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मैंने शो किया हुआ है, इसको हमने सिंपलीफाई करके ये वाला बना दिया, इससे ये वाला बन गया। अब इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना, तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है, नेगेटिव एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है, फिर आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में भी वाइब्रेट करता है, फिर इसी तरह से जेड एक्सिस में, और फिर इसी तरह से आपके पास एक्स एक्सिस में। तो ये फिर आपके पास क्या है जी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो लिहाजा इसको क्या कहा जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। और अमूमी तौर पर अब सवाल ये पैदा होता है कि यार आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट ये सनलाइट से बनती क्यों है, बल्ब से ये अनपोलराइज्ड लाइट क्यों बनती है? क्योंकि सनलाइट के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जो लाइट को इमिट कर रहे होते हैं, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ अब इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं, मिलियंस के हिसाब से एटम्स होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मिलेंगे। तो कहते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए अमूमी तौर पर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लेने की बजाय हम क्या करते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। बहरहाल जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब हर डायरेक्शन में हो तो इसको क्या कहा जाता है, अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। अब इस लाइट को हमने इस तरह से शो किया। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट को प्लेन पोलराइज बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसको मैं बैठा दूंगा फिलहाल, बाद में फिर इसको लिखूंगा। अब इस लाइट को हमने क्या करना है, एक पोलराइजर से पास करना है। लेट सपोज ये पोलराइजर है, इसको हम यहां से पास करेंगे। तो पोलराइजर क्या करेगा, इसके अंदर आपके पास एक एक्सिस होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम। अगर ये पोलराइजर इसका पैरेलल है, इनमें से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दो डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है ना। पर वो वाली लाइट इसमें से पास होगी जो प्लेन है इसके पैरेलल होगी, और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा वो लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये आपके पास ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा है, तो यहां पर क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर आप लोग देखें तो वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मतलब आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है ना। जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ये जो पैरेलल है ये लाइट इस प्लेन की, वो इसमें से पास होगी। तो मतलब यहां पर आपको सिर्फ एक प्लेन वाली ये लाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये लाइट चूंकि आपकी तरफ आ रही है तो इसको हम इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लेन में आ रही है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज इसको हम रिप्रेजेंट पहले इस तरह से कर लेता हूं कि यही लाइट है आपके पास, ये इसके एक्सिस है, इसमें अब एक वेक्टर तो गायब हो गया पर ये एक वेक्टर तो बचा हुआ है इस तरह से। इसमें कितने वेक्टर थे, यहां पर मैंने समझाने के लिए सिर्फ 2 लिखे, इससे ज्यादा होते हैं। तो ये वाला वेक्टर क्या था, इस पोलराइजर का जो प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, वो यहां पर एब्जॉर्ब हो चुका। अब एक लाइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इसका पैरेलल था वो यहां से निकल गया। अब इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, पीपीएल बोलते हैं, मतलब दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करके पीपीएल में कन्वर्ट कर दें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दें, एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, ठीक है ना, तो एक ही प्लेन में है ये लाइट सिर्फ, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं। एक ही प्लेन में है तो इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज पीपीएल। ये आपके पास क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? एक ऐसी लाइट जिसमें आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में नहीं मूव करते, तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करते हैं। तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जबकि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती थी? जिसमें देखें हर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं। अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर भी प्रोपेगेट कर सकता है, इधर भी प्रोपेगेट मतलब वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर सकता है? प्रोपेगेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और ये जो लाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये किसके थ्रू किया जाता है? पोलराइजर से पास करके किया जाता है। अब पोलराइजर के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, या पोलराइजर के अंदर ऐसा क्या कुछ होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है? तो थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। हम यहां पर जो पोलराइजर यूज करते हैं वो टर्मलीन क्रिस्टल भी हो सकता है, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। और इसी तरह से आपके पास निकोल प्रिज्म से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। किससे पास कर सकते हैं? निकोल प्रिज्म से। तो ये आपके पास क्या है जी? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। इसको हम किससे पास करते हैं? इस लाइट को पोलराइजर से पास करते हैं, ठीक है। किससे पास करते हैं? पोलराइजर से पास करते हैं। तो पोलराइजर में भी आपके पास किस तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द क्रिस्टल। अब वो लाइट जो इसके पैरेलल है, ठीक है ना, वो लाइट, वो वाला वेक्टर या वो वाला वाइब्रेशन जो इसके पैरेलल है, तो ये वाला इसका पैरेलल होगा। इस तरह के जितने भी वेक्टर होंगे ना, वो आसानी से इसमें से पास होकर यहां निकल जाएंगे। इस तरह से इधर निकल जाएंगे, आपको यहां पर मिल जाएंगे। और ये वाले वेक्टर या ये वाले वेक्टर या इस तरह के जो भी वेक्टर होंगे जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, वो यहां कर आके क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। वो यहां से यहां नहीं निकल सकते। तो फिल्टर होके जो पैरेलल वाला होगा वो निकल जाएगा। अब यहां पर ये जो एक्सिस है ना, इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, जो क्रिस्टल के अंदर होता है, ठीक है ना। अब ये जो लाइट है ये आपके पास पीपीएल है और ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हमने इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये काम करता है, पोलराइज करता है, ये आपके पास पोलराइजर है। ये आपके पास क्या है? पोलराइजर है। अब ये पोलराइजर हमने जो यहां पर यूज किया है वो निकोल प्रिज्म होता है, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म क्या होता है? जो कि आपके पास कैल्शियम कैल्साइड का बना होता है, सिर्फ कैल्साइड का बना होता है, कैल्साइड का CaCO3, ठीक है ना। अब ओरिजिनली अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास वो रंबोहेड्रल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इसको हम यहां से हाफ कर लेते हैं। बीच में क्या लगाया जाता है? बाल्सम कनाडा लगाया जाता है, जो भी आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? बल्कि मैकेनिज्म इसके अंदर भी यही होता है। वो उसको क्या करता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होता है। बाकी जितने भी वेक्टर होते हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, और वो वाले पास होंगे जो सिर्फ इससे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो बहरहाल भाई ऑप्टिकल आइसोमर हम पढ़ रहे थे, तो इसका ऑप्टिकल के साथ क्या लेना देना है? तो ऑप्टिकल आइसोमर फिर हम क्या करते हैं? फिर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपके पास, ठीक है ना, ये कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना।
इसको हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन से पास करते हैं। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। अब ये वाली लाइट जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर ये इस कंपाउंड से पास हो जाए, जैसे ये लाइट थी एज सच, अगर आपके पास यहां से पास हो जाए, मतलब इसमें कोई चेंज ना आ जाए, नो चेंज, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब इसने लाइट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया, ये पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस प्लेन में थी उसी प्लेन से निकल गई, उसमें कोई चेंज ना आया। तो जब आपके पास कोई सॉल्यूशन इसको कुछ भी चेंज ना करे तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, भाई इसके लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, अगर ये कंपाउंड एक्टिव है तो ये दो काम कर सकता है, या तो ये रोटेट करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। या ये क्या कर सकता है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करे, राइट साइड की तरफ रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पीपीएल को मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसकी तरफ रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड पर रोटेट करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेट ट्री बोलेंगे। इसको हम स्मॉल एल से या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब चाहे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है या लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहा है, ऐसे ये जो कंपाउंड्स हैं, अगर ये लाइट को लेफ्ट या राइट पे रोटेट करे तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। ये कंपाउंड्स आपके पास क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। तो पहले हमने बात की पोलराइजेशन की, जिसमें हमने अनपोलराइज्ड लाइट को और पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझा। फिर हमने ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड को देखना था। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो कंपाउंड्स जिनका पीपीएल के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन ना हो, तो उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, सीधी सी बात। फिर इसी तरह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पीपीएल को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाए या राइट साइड पे रोटेट करवाए क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। अब अगर आपके पास लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। और अगर वो राइट साइड की तरफ रोटेट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है और लीवो रोटेटरी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये लाइट है, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, ठीक है ना, ये इसका क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब राइट साइड कौन सा है, ये वाला है। लेट्स सपोज इस लाइट का जो प्लेन है वो पहले इस डायरेक्शन में था, अब थोड़ा चेंज हो गया, मतलब वो किधर चला गया, ओरिजिनल के मुकाबले में किधर चला गया, राइट साइड की तरफ चला गया किसी एंगल थीटा से।
तो इसका मतलब इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ओरिजिनल प्लेन के कंपैरिजन में अब किसकी तरफ टिल्ट किया है, राइट की तरफ टिल्ट किया है, राइट की तरफ बेंड किया है, राइट की तरफ रोटेट किया है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये आपके पास ओरिजिनल डायरेक्शन है इसका, ये इसको किस तरफ रोटेट करता है, राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है विद सम एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, लेकिन ये किसकी तरफ बेंड हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। अब आपके पास इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को देखें और लीवो रोटेटरी को देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इसी कंपाउंड में, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम होगा, इनकी कनेक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन एक लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है, एक लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहा है। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है ना। क्या चेंज है, ऑप्टिकल रोटेशन, ये लेफ्ट रोटेट कर रहा है और ये राइट रोटेट कर रहा है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इनकी डिफरेंट होगी। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम होगा, ठीक है ना। और स्पेशली ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनांशोमर बोलते हैं। बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहां तक देख लिया है कि पोलराइजेशन क्या, ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या है। अब जरा हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ऑप्टिकल आइसोमर को हमने कैसे डिफाइन किया होगा। ऑप्टिकल आइसोमर को अगर आप लोग डिफाइन करें तो ये आपके पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं हैविंग सेम, इनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। फिर इसी तरह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। और इनका जो नोमेनक्लेचर है वो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें सेम है तो फिर आइसोमर क्या होगा, डिफरेंट भी इसमें कुछ है। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट इसमें ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है ना। अब डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन से क्या मुराद है कि ये कंपाउंड लाइट को क्या क्या कर सकता है, राइट की तरफ रोटेट कर सकता है और लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट कर सकता है। तो जब लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जब ये लाइट को लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा तो ये आपके पास लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस कंपाउंड की लाइट के साथ इंटरेक्शन डिफरेंट है और दूसरी आपके पास जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर में बाकी सारी चीजें सेम है, सिवाय ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है, इस वजह से हमने इसको ऑप्टिकल आइसोमर का नाम दिया है। और फिर इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट, बाकी सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। अब इसको समझने के लिए बस एक एग्जांपल लेते हैं और इसको फिर खत्म करते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है कि लेट सपोज आपके पास ये कंपाउंड है कोई भी, ठीक है ना। इसी तरह से इसका मिरर इमेज जब हम बनाते हैं, ये मिरर है और इसका मिरर इमेज क्या होगा आपके पास, CHO, ये CH3, यहां पर आपके पास H इधर है, राइट साइड पे था तो इधर लेफ्ट साइड पे नजर आएगा आपको, ठीक है। इमेज इस तरह होता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नजर आता होता है, तो इसका जो लेफ्ट है वो इधर राइट नजर आएगा, ये इसका इधर राइट साइड पे है तो इधर नजर आएगा आपको लेफ्ट साइड पे, हाइड्रोजन राइट पे है तो इधर चला जाएगा लेफ्ट, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें तो ये जो कंपाउंड है, अगर आप लोग चेक करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इसमें और इसमें सेम है।
और सेम काइंड के एटम है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। फिर आप लोग देखते हैं इनकी कनेक्टिविटी भी क्या होती है, सेम है। मतलब कार्बन इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच है तो इधर भी इसी कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच है, इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर आपके पास जो चीजें राइट साइड पे थी वो आपको किधर नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वाला अगर आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब डी आइसोमर है, ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्या हो सकता है, ये वाला आपके पास लीवो रोटेटरी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी है, अगर ये लीवो रोटेटरी होगा तो ये आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। लेकिन ये कौन सा होगा हमें अभी फिलहाल नहीं पता है, ये एक्सपेरिमेंट से ही मालूम कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मालूम कर सकते हैं। तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी या स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है ना। और ये आपके पास स्टीरो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरो आइसोमर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इधर राइट साइड पर इसकी पोजीशन है, इधर लेफ्ट साइड पर इसकी पोजीशन है, तो सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, बाकी तो सारी चीजें इनमें सेम है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से एक को हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा, दूसरे को हमने लीवो रोटेटरी कहा, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा कि कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल मतलब एक्टिविटी शो करेंगे, क्यों शो करेंगे, और कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करते हैं और क्यों नहीं शो करते, ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कायरलिटी पढ़ना होगा, ठीक है, क्या कंडीशन है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कायरलिटी को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट कायरल सेंटर पढ़ेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड देखा, आइसोमर क्या होता है कि भाई जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर के दो टाइप्स थे, एक आपके पास स्टीरो आइसोमर, दूसरा आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी डिफरेंट होती थी, जबकि आपके पास जो स्टीरो आइसोमर है इसमें स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इसके भी दो मेन टाइप्स थी आपके पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को देखा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमने पोलराइजेशन को समझा। तो पोलराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पीपीएल अनपोलराइज्ड लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट किया जाता है बाय पासिंग थ्रू पोलराइजर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब पोलराइजेशन के थ्रू हम अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हमने नेक्स्ट देखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब ऐसा कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते थे, उसको हमने अनपोलराइज्ड लाइट बोला था। जब हमने इसको पोलराइजर से पास किया था तो हमें एक ही प्लेन में ये लाइट मिली थी, इसको हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला था। अब इस लाइट को अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो अगर इसमें कोई चेंज ना आए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर नहीं खिलाएगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड फॉर एग्जांपल इसको लेफ्ट साइड पर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज या राइट साइड पर रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो फिर हम बोलेंगे ये कंपाउंड्स आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि लाइट के साथ ये इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। अब वो कंपाउंड जो लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है तो इसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। जो राइट साइड पे रोटेट करता है इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ये लाइट अब राइट की तरफ बेंड हो चुकी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। और ये आपके पास पीपीएल, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये है पर ये ओरिजिनल डायरेक्शन से किधर टिल्ट हो चुका है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, जिसको हम स्टीरो आइसोमर, और स्टीरो आइसोमर भी स्पेशली एक दूसरे के एनांशोमर हैं, जिस पे हम इंशाल्लाह कल डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों जो चीजें मैंने आप लोगों को शुरू से पढ़ाया है एंड तक आप लोग लाजमी इसको एक एक लफ्ज को नोट करेंगे और आप लोग पेजेस पर एज अ होमवर्क लेके हमें सबमिट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।